हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक और अलग तरह की हॉरर स्टोरी। आज की इस स्टोरी में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉल्स के बारे में। डॉल्स के बारे में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी डॉल को, जो कि थोड़ी सी साइज में ठीक ठाक हो, थोड़ी बड़ी हो, अगर हम अपने घर के किसी कोने में उस डॉल को प्लेस कर दें और कभी बैठकर उस डॉल की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं वो डॉल्स हमको थोड़ा बहुत चिल्स दे जाती हैं। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है सबको ना लगता हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी डॉल्स को लेकर कुछ क्रीपी मेमोरीज हैं, या हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमने मूवीज में देखा है तो हमारे सबकॉन्शियस में इन डॉल्स को लेकर थोड़ा बहुत डर है। अगर आपके मन में भी है कहीं ना कहीं डॉल्स को लेकर डर, या रात को आप उन्हें टच करना या उनके साथ सोना पसंद नहीं करते, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं तो कभी भी किसी भी सॉफ्ट टॉय के साथ सोना पसंद नहीं करती। रीजन कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है उनके साथ सोने में। इसी कारण से इस जॉनर को एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है डॉल हॉरर। एक तो डॉल्स का ह्यूमनॉइड अपीयरेंस होता है, साथ ही उनके फेसेस जनरली एक्सप्रेशन लेस होते हैं। भले वो स्माइल कर रही हो, फिर भी उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, और शायद इसी कारण से कहीं ना कहीं वो लोगों के मन में डर को पैदा करती हैं। आज हम जैपनीज 置いてください。डॉल्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इनमें से कुछ ऐसी डॉल हॉरर स्टोरीज हैं जिनमें कुछ डॉल्स ऐसी हैं ここが जो कि बदला 落 लेती हैं ち अगर て उनके 休 ओनर उनको ん रेस्पेक्ट ना だ करें, या उनको डिसलाइक करें, या उनको प्यार ना करें। इस कारण से डॉल्स जनरली जापान के लोगों में बहुत डीप सेंस ऑफ फियर को जगाती हैं। ये जो हॉन्टेड डॉल फिनोमिना है, ये अपनी कहानियों के साथ जापान से बहुत सारे दूसरे देशों में फैला, जैसे कि रशिया में, अमेरिका में। और धीरे धीरे जो डॉल स्टोरीज हैं, हॉन्टेड डॉल स्टोरीज, इन्होंने टेलीविजन स्क्रीन्स में आकर अपनी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ा दी है। जैसे कि चकी, एनाबेल, इस तरह की डॉल्स ने डॉल फियर को और ज्यादा बढ़ावा दिया है 20th सेंचुरी में जापान में। जबकि पूरी दुनिया के साथ जापान भी टेक्नोलॉजी, साइंस, इंडस्ट्रियलिज्म में आगे आगे बढ़ रहा है, उसके बाद भी जापान अपने ट्रेडिशन को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्म है। आज भी जापानीज सिटीजन्स मानते हैं कि उनकी कंट्री में बहुत सारे डीमंस हैं, स्पिरिट्स हैं, घोस्ट हैं, जो कि आराम से सड़कों में घूमते हैं। इस तरह की कहानियों में वहां के लोग आज भी विश्वास करते हैं। वहां पर जादू टोने की भी बहुत ज्यादा मान्यता है। कुछ चीजें ऐसी मानी जाती हैं जिनको छुआ नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जापानीज डॉल्स। अगर वो आपकी डॉल नहीं है तो जनरली आपको उसको टच नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि डॉल्स के थ्रू बहुत सारे मैजिक्स किए जाते हैं, और साथ ही ये भी माना जाता है कि इन डॉल्स के अंदर बहुत सारी आत्माएं हो सकती हैं। और इसी कारण से जब लोग डॉल्स को अपने घर में नहीं रखना चाहते, किसी कारण से घर से बाहर निकालना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, उनसे बोर हो गए, तो वो जनरली ऐसे ही डिस्कार्ड उनको नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर डॉल टेम्पल्स बने हुए हैं, या उनको हम डॉल श्राइन्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर इन डॉल्स को ले जाकर रख दिया जाता है। जिस तरह से भगवान की मूर्तियां हम लोग फेंकते नहीं है, बल्कि कहीं दूसरी जगह पर रख देते हैं, इसी तरह से डॉल्स को भी कभी भी वहां फेंका नहीं जाता है, बल्कि श्राइन्स में रख दिया जाता है। साथ ही एक जापान की बहुत ही फेमस घोस्ट स्टोरी है, बहुत सारी हालांकि वहां पर फेमस घोस्ट स्टोरीज हैं डॉल्स को लेकर, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है एक डॉल जिसको कहा जाता है हेयर ग्रोइंग डॉल। ज्यादातर जो घोस्ट स्टोरीज हैं जो कि डॉल्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस है इचिमात्सु डॉल्स के इर्द गिर्द बुनी हुई कहानियां। इचिमात्सु डॉल एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल है जिसको जापानीज क्लोथिंग पहनाई जाती है। जापानीज लोग इस डॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसका राउंड फेस होता है, शॉर्ट हेयर होते हैं, ये किमोनो पहनती है, और इसका चेहरा कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस होता है। ये जो डॉल होती है ये प्लास्टर या वुड से बनाई जाती है, और साथ ही व्हाइट चौक इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसके जो हेयर होते हैं वो रियल हेयर होते हैं, यानी कि इंसानी बालों को ही इस डॉल में लगाया जाता है। इस डॉल को नेकेड ही बेचा जाता है, सिर्फ एक कपड़ा लपेट कर। और ये इस कारण किया जाता है कि जो भी बायर है वो पर्सनली इस डॉल को अपने हिसाब से क्लोथिंग पहनाए, अपने हिसाब से उसको तैयार करे। ये जो डॉल्स होती है टिपिकली इनकी हाइट होती है 20 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, और ये फीमेल और मेल दोनों हो सकती हैं।
अब क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल मटेरियल से बनी होती है, इसलिए जनरली इनको वुडन बॉक्सेस में रखा जाता है। हर 3rd ऑफ मार्च को जापान में हिनामात्सुरी या फिर डॉल्स डे या फिर जिसे गर्ल्स डे भी कहा जाता है वो मनाया जाता है। और इस हिनामात्सुरी महोत्सव में इचिमात्सु डॉल्स को गिफ्ट किया जाता है एक दूसरे को, और ये सिंबलाइज करती हैं गुड हेल्थ को, सक्सेस को और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म को। इसके साथ एक टैबू भी जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि जो भी इस डॉल को रिसीव करता है, यानी जिसे भी एक डॉल गिफ्ट की जाती है, इसे इस डॉल को ड्रॉर में बंद करके रखना चाहिए और इसको कभी भी नहीं खोलना चाहिए जब तक कि रेसिपिएंट की शादी ना हो जाए। यानी कि जो भी गिफ्ट के रूप में इस डॉल को प्राप्त करेगा वो इस डॉल को किसी ना किसी अलमारी में, किसी ड्रॉर में बंद करके रखेगा, और जब उस व्यक्ति की शादी हो जाएगी तभी वो डॉल उसकी हो जाएगी। यानी कि अगर किसी बच्चे को ये डॉल मिली है तो उसको कई सालों तक इस डॉल को बंद करके रखना पड़ेगा, और जब ये डॉल उसकी हो जाएगी शादी होने के बाद, ये तब तक उसकी रहेगी जब तक ये एक बच्चे को जन्म ना दे दे। अगर जन्म दिया हुआ बच्चा एक लड़की है तो ये डॉल सिंपली उस बच्चे को पास डाउन हो जाएगी, यानी कि ये डॉल जैसी है वैसी ही उस लड़की को मिल जाएगी। लेकिन अगर ये बच्चा एक लड़का हुआ तो ये जो बच्चे के माँ बाप हैं ये डॉल के कपड़े चेंज करेंगे, उसको ट्रेडिशनल जापानीज वॉरियर के कपड़े पहनाएंगे और उसके बाद ये डॉल उस लड़के की हो जाएगी। ये भी माना जाता है कि अगर इस डॉल के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ या इसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो इस डॉल का शाप इसके रेसिपिएंट पर पड़ेगा। ये जो डॉल होती है इसका बिल्कुल चाइल्ड लाइक अपीयरेंस होता है, और कहीं ना कहीं इसके ईरी अपीयरेंस के कारण ही इसके साथ बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद एक और डॉल का जन्म हुआ जिसका नाम है किकुको डॉल, जिसको ओकिकू डॉल भी कहा जाता है। एक ऐसी डॉल जिसके बाल बढ़ते हैं। अब हम जापान में थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1980 के दिन होक्काइडो में एक 18 इयर्स ओल्ड लड़का जिसका नाम था सुजुकी नागायोशी, या जिसको किसी किसी वर्जन में एकिची भी कहा जाता है, वो एक डॉल खरीदता है जिसने किमोनो पहना हुआ था। ये एक शॉर्ट हेयर्ड इत्सुमात्सु डॉल थी। ये गिफ्ट उसने अपनी 3 साल की बहन के लिए खरीदा हुआ था जिसका नाम था किकुको। अपनी इस बहन को वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब किकुको को ये गिफ्ट मिलता है अपने भाई की तरफ से तो वो इस गिफ्ट से यानी कि उस डॉल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हर समय इस डॉल को अपने साथ रखती थी और ये डॉल उसकी फेवरेट डॉल बन चुकी थी, उसकी फेवरेट टॉय बन चुकी थी, और साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। जहां भी वो जाती थी ये डॉल उसके साथ जाती थी, जब भी ये सोती थी ये डॉल भी इसके साथ ही प्रेजेंट रहती थी। लेकिन अगले साल ही यानी कि 1 साल बाद किकुको की ट्रेजिकली मौत हो जाती है। उस समय जबकि उसकी मौत हुई थी उसकी एज थी 4 इयर्स। उसको ठंड लग गई थी, निमोनिया हो गया था और इस कारण से उसकी मौत हुई थी। लेकिन अपनी बहन की मौत के बाद नागायोशी को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो दुख में डूब जाता है। बाद में किकुको के पेरेंट्स उसके सारे के सारे रिमेनिंग कपड़े, उसके डॉल, उसके टॉयज सब इकट्ठा करते हैं और अपने फैमिली के हाउस होल्ड ऑल्टर में, यानी कब्र के पास एक जगह होती है वहां पर ले जाकर रख देते हैं। जापान में एक मान्यता है जहां पर मरे हुए लोगों के लिए एक श्राइन बनाया जाता है। वो बहुत ही कॉमन चीज है वहां पर ये सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं। ऐसा ही वो किकुको के साथ भी करते हैं। इस जगह पर जाकर वहां के लोग प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम को। यहाँ पर उस डॉल को भी रख दिया जाता है, लेकिन इस डॉल का नाम अब वो रख देते हैं ओकीकू। उनकी बेटी का नाम होता है किकुको, इस डॉल का नाम वो रखते हैं ओकीकू, अपनी बेटी के नाम से मिलता जुलता, अपनी बेटी की याद में। जैसे जैसे समय गुजरता है फैमिली एक चीज नोटिस करना शुरू करती है, और ये चीज बहुत ज्यादा अजीब थी। उस श्राइन में जो डॉल रखी हुई थी उसके हेयर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जब डॉल इस बच्ची के पास आई थी तो क्योंकि उसके बाल उसी समय काट कर डॉल में लगाए गए होंगे जब वो नई नई आई होगी मार्केट में, तो वो एकदम क्लीनली कट थे, एकदम शार्प उनके एजेस थे। जैसा कि होता है जब हम हेयर कट करा के आते हैं तो हमारे बालों के एजेस भी एकदम शार्प होते हैं, एकदम नीट एंड्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं वो मैंगल्ड होने लगते हैं, वो थोड़े थोड़े मुड़ने लग जाते हैं। वैसा ही कुछ इस डॉल के हेयर के साथ भी हो रहा था, यहां तक कि उसके बालों के एंड्स स्प्लिट होने लगे थे।
अब जब वो बालों को छूते थे यानी कि फैमिली मेंबर्स, तो वो बहुत ही डिफरेंट लगते थे। पहले वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की थे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा उलझे उलझे लगने लगे थे। धीरे धीरे जो डॉल के हेयर थे वो डॉल के शोल्डर्स तक पहुंच चुके थे, जबकि पहले उनकी जो लंबाई थी वो कानों से थोड़ा सा ही नीचे थी। अब फैमिली को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगी। उन्होंने एक चीज और नोटिस की थी कि अक्सर उन्हें इस डॉल के सपने आते थे। रात को उन्हें सपना आता था कि जो डॉल है वो उनके पलंग के बगल में खड़ी हुई है, उनको घूर रही है। साथ ही उनको बहुत लाउड बैंग्स, थर्ड सुनाई दे रहे थे, जैसे कि छत से आवाजें आ रही हों। और अचानक से ही घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती थी। और जब वो जागते थे तब भी वो पाते थे कि जो लाइट्स हैं वो फ्लिकर कर रही हैं, और कई बार कई कई घंटों के लिए लाइट चली जाती थी, जबकि आपको पता है कि जापान में लाइट नहीं जाती है। लेकिन तब अचानक से ही पावर कट हो जाता था और कई कई घंटों के लिए इनका घर अंधेरे में डूब जाता था। साथ ही फैमिली ने यह भी नोटिस किया कि जैसे ही मरी हुई लड़की के बर्थडे या उसकी डेथ एनिवर्सरी पास आने लगती थी, अचानक से ही उन्हें रात को ऐसा लगता था कि डॉल उस श्राइन में बहुत बुरी तरीके से हंस रही है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। और जब वो वहां जाते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन साफ पता चलता था कि डॉल कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही है। अब फैमिली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, और इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने एक लोकल शैनमैन, जिसे हम कह सकते हैं हमारे यहाँ जैसे पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे शैनमैन से संपर्क किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर डॉल के साथ कोई दिक्कत है या नहीं है। शैनमैन ने भी डॉल की जांच पड़ताल की और उसने पाया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाद में फैमिली को पूरा यकीन हो गया कि उनकी बेटी किकुको की आत्मा डॉल के अंदर एंटर कर गई है और उस डॉल के अंदर मौजूद है। बाद में 1938 में नागायोशी यानी कि किकोकू का भाई रीलोकेट कर जाता है दूसरे आइलैंड में, क्योंकि इसके अपने आइलैंड में एम्परर्स चेंज हो गए थे और वो शोवा एरा चल रहा था। इसने किकुको के सारे रिमेन्स लिए और एक टेम्पल में लेकर गया जिसका नाम था मन्नेजी, और वो था कुरुसावाचो होकाइडो में। जब वॉर खत्म हो गई तो नागायोशी वापस लौटा अपने होम टाउन में और तुरंत ही मन्नेजी पहुंचा, जहां पर उसने अपनी बहन के सारे रिमेन्स रखे थे और उस डॉल को रखा था। बाद में उसने क्लेम किया कि इस डॉल के जो हेयर हैं वो और ज्यादा ग्रो कर गए हैं। किकुको डॉल के बारे में बहुत सारी दूसरी स्टोरीज भी हैं, जिनमें से एक स्टोरी यह है कि 24 मार्च 1958 के दिन एक व्यक्ति जिसका नाम था सुजुकी सुकेसीची, जो कि एक माइनर था, वो टेम्पल में एक डॉल को लेकर आया और उस टेम्पल में उस डॉल को छोड़कर चला गया एक नोट लगाकर। इस नोट में लिखा हुआ था, दिस इज माई डॉटर, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ये डॉल उसी तरह से अनटच्ड टेम्पल में एक तरफ रखी रही। लेकिन बहुत दिनों के बाद अचानक उस मंदिर में रहने वाले एक मॉन्क को एक सपना आया और उस सपने में उसने सूखे सींची की आवाज सुनी। वो अपनी बेटी के बाल कट करने के लिए कह रहा था। वो मॉन्क तुरंत ही उठा, उसने उस डॉल को ढूंढा और उसने पाया कि जब वो डॉल उस मंदिर में रखी गई थी तब उसके जो हेयर थे वो ईयर लेंथ के थे, लेकिन अब उसके बाल वेस्ट तक बढ़ चुके थे। तो इस तरह से किकुको डॉल की बहुत सारी लीजेंडरी कहानियां हैं। इस तरह की कहानियों को और ज्यादा लोकप्रियता तब मिली जबकि एक जर्नलिस्ट ने इस पर एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल का नाम था यंग लेडी और ये था इसी कुकुको डॉल के ऊपर। तब से इस डॉल की वेरियस थ्योरीज प्रचलन में है। ऐसा माना जाता है कि ये जो इचिमात्सु डॉल्स होती हैं इनके बाल वाकई में बढ़ते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि जिस ग्लू से, जिस एडहेसिव से इन बालों को डॉल्स के ऊपर चिपकाया जाता है उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है कॉन्ड्रोटिन, और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और क्योंकि इन डॉल्स के बालों के लिए ह्यूमन हेयर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हो सकता है कि ये हेयर थोड़े बहुत ग्रो कर जाते हो। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि बाल कटने के बाद और इस तरह से ग्लू से चिपकाने के बाद उनके लंबाई में कोई फर्क पड़े, उनकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब इन डॉल्स का प्रोडक्शन हो जाता है तो इसको शिप करने से पहले, क्योंकि कई दिन लग जाते हैं शिपिंग में, तो उससे पहले इनके बाल चेक किए जाते हैं। अगर ऐसा लगता है कि बाल कहीं कहीं से बढ़ गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो एक बार फिर से इनका हेयर कट किया जाता है और उसके बाद इनको शिप किया जाता है। हालांकि अगर किसी डॉल के बाल ईयर लेंथ के हैं तो वो वेस्ट तक बढ़ जाए, ऐसा होना इम्पॉसिबल ही है, चाहे उसके लिए कोई भी ग्लू यूज किया गया हो।
वो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो सकता है कि एडहेसिव के कारण वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हो, ठीक से चिपके ना हो, लेकिन बालों का वेस्ट तक बढ़ जाना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी कहानियां वहां पर पॉपुलर हैं। 2002 में इन डॉल्स के प्रोडक्शन के ऊपर एक बुक आई जो कि लिखी थी मकोटो यामामोटो हिरोशी ने। इसमें इन बालों के अरेंजमेंट की टेक्निक्स के बारे में बताया गया था। इस बुक में लिखा गया था कि अगर डॉल के हेयर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं तो ये लोग इनके बालों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इन बालों की लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर ही दिखती है। ये बालों में थ्रेड से लूप बना देते हैं, लूप को टाई कर देते हैं स्कैल्प के साथ, और बाद में जब बच्चे इन डॉल्स के साथ खेलते हैं, इनके बालों को बार बार टच करते हैं, इनको कॉम्ब करते हैं, तो धीरे धीरे ये जितने भी लूप्स हैं ये ढीले होने लगते हैं और बाल धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि बाल बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बुक में जो कुछ भी लिखा गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। कई लोगों ने चेक किया कि ये बाल वाकई में इस तरह से अरेंज किए गए हैं नहीं किए गए हैं, तो हर एक डॉल में ऐसा नहीं पाया गया। कुछ कुछ डॉल्स में हो सकता है कि इस तरह से बाल अरेंज किए जाते रहे हो, लेकिन जो ओरिजिनल डॉल्स होती हैं उनमें इस तरह से बाल अरेंज नहीं किए जाते हैं। अब ये जो डॉल है ये आज भी उसी टेम्पल में मौजूद है और इस डॉल का नाम आज भी ओकीकू है, जो कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा था। इस ओकीकू नाम की हॉन्टेड डॉल को एक प्राइवेट श्राइन में रखा गया है जो कि उसी मंदिर के अंदर बनाया गया है और इसको एक छोटे से वुडन बॉक्स में रखा गया है। ये आज भी मनेंजी टेम्पल के अंदर ही मौजूद है। अगर बहुत ही कोई हिम्मती व्यक्ति हो जो कि इस डॉल को देखना चाहता हो तो वो अंदर जाके इस डॉल को देख सकता है, लेकिन बिल्कुल अकेले में। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप इस डॉल के मुंह को ध्यान से देखेंगे, उसके माउथ को, तो वो थोड़ा सा खुलता है, यानी कि खुला हुआ महसूस होता है और उसके अंदर बेबी टीथ भी दिखाई देते हैं, यानी कि दूध के दांत। और साथ ही उस डॉल के गम्स यानी कि मसूड़े भी दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल असली किसी बच्चे के लगते हैं। आज भी इस डॉल से जुड़ी हुई कहानियां वहां के लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। कई लोग उस डॉल को देखने, उसके दर्शन दूर से ही करने जाते हैं। बहुत ही कम लोगों की हिम्मत है कि वो अंदर से उस डॉल को देख पाए। अगर आप भी कभी जापान जाएं तो जरूर उस डॉल को देखने जाइए, भले ही पास से नहीं लेकिन दूर से जरूर देखें। और अगर आप लोग में से कोई भी जापान में रहता है तो आप लोग बताइएगा कि क्या आपने कभी भी उस डॉल को देखा है या इसके बारे में पहले कभी सुना है या नहीं सुना है। मैंने इस डॉल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना था। इससे ज्यादा फेमस जो डॉल्स हैं इनके बारे में जरूर सुना था, जैसे कि एनाबेल वगैरह, लेकिन इस डॉल के बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना था। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो उसकी बहुत सारी स्टोरीज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस नए चैनल को भी प्यार दीजिए जैसा कि आपने दूसरे चैनल को दिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।